सब कुछ टॉपिक है, याद करने वाला है वो याद कर लेना, रीड के लिखा वो रीड कर लेना, एमसीक्यू और केस स्टडी कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो मनी की मीनिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, यही लिखोगे। ठीक है, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज जो हर कोई एक्सेप्ट कर ले एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब किसी चीज को बदलने में। ठीक है, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, सब कीवर्ड है, मतलब लिखने ही लिखना है आपको। जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी कीवर्ड है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई भी एक्सेप्ट भी कर लेगा और हर चीज का मेजर और स्टोर ऑफ वैल्यू भी है इसके अंदर। किसी चीज को नापा जा सकता है, पैसों में नापा जा सकता है, ये कितने का है, ये कितने का है, चेयर कितने की, सब नापी जा सकती है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम मेजर एंड स्टोर भी कर सकते हो इसको, तो है ना, स्टोर करके रख लिया, 1 साल तक रखा हुआ है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, और यही एक सबसे अच्छी डेफिनेशन थी बुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, काइंड्स ऑफ मनी। ठीक है, मार्केट में कितने तरीके की मनी चलती है, पेपर नोट चलते हैं, कॉइन्स चलते हैं, और बैंक वाली भी तो चलती है, चेक दे सकते हो ऑनलाइन, अब तो हो गया है। ठीक है, तो 2 तरीके की है, करेंसी कॉइन्स एंड पेपर करेंसी। ठीक है, कॉइन्स मतलब सिक्के, पेपर करेंसी पता है, डिपॉजिट मनी जो बैंक में। ठीक, चेक्स वगैरह वाली। अब देखो इन पे थोड़ा सा डिटेल इन्होंने दी हुई है। पहली क्या दी हुई है, कॉइन्स या फिर मेटेलिक मनी से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, कॉइन्स रेफर्स टू ऑल फॉर्म ऑफ मेटेलिक मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, अब तो 20 का भी आ गया। ठीक है, दीज कॉइन्स आर टोकन मनी, इनको टोकन मनी भी कहते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है टोकन मनी की डेफिनेशन। टोकन मनी, इट इज अ टाइप ऑफ मनी वेयर द फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू द मेटल यूज्ड टू मेक इट। क्या लिखा समझ में आ रहा है, कह रहे टोकन मनी वो मनी होती है जो उस पर छपा है वो ज्यादा होता है उसकी मेटलिक वैल्यू से। मेटलिक वैल्यू यही, इंट्रिंसिक वैल्यू। 10 का सिक्का अगर तुम पिघला के बेचोगे तो 10 का नहीं बिकेगा, कितने का बिकेगा, सस्ता हो जाएगा, लेकिन उस पर 10 रुपए छपे तो चल कितने का रहा है, तो ये टोकन मनी। करेंसी नोट्स और पेपर भी 2 पढ़े थे ना आपने, काइंड उसी को डिफाइन कर रहे हैं, हमने कहा था। ये क्या लिखा है, करेंसी नोट्स रेफर्स टू पेपर मनी इशूड प्राइमरली बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 100 का नोट है ना, 50 का नोट, 10 का नोट, ये सब कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेंसी नोट रेफर्स टू पेपर मनी इशूड प्राइमरली बाय द आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, आरबीआई पता है सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक नहीं है। अभी आगे बैंक का पूरा चैप्टर है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, जो सबको मैनेज करता है। नोट कौन छापता है, हाँ रूल बनाता है। नोट कौन छापता है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक नहीं छापता। एग्जाम्पल इंक्लूड 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज, 20, 50, 100, 200, 500 नोट्स। ठीक है, दीज नोट्स हैव वेरी लिटिल इंट्रिंसिक वैल्यू, मीनिंग द वैल्यू ऑफ द पेपर इटसेल्फ इज मच लोअर देन द फेस वैल्यू। इनकी तो और ज्यादा कम होती है ना, पेपर तो तुम्हारा कोई कीमत ही नहीं है ना। और अगर हम कहें ये 500 का नोट है तो इस कागज की क्या कीमत होगी, कोई कीमत होगी, कोई कीमत नहीं है। तो यही लिखा हुआ है कि नोट ऐसे होते हैं, दीज नोट्स हैव वेरी लिटिल इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, meaning the value of the paper itself is much lower than the face value printed in on it। देखो एक नोट है इसके बाद, रीड करने के लिए तो मतलब एमसीक्यू और केस स्टडी के लिए हो सकता है, बस रीड कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है, अर्लियर, पहले क्या होता था, ये जो नोट छापता था ना आरबीआई, ठीक है, इनके पीछे एक रिजर्व होता था गोल्ड का, पहले हर कंट्री ये करती थी। क्या लिखा है, अर्लियर करेंसी नोट वर कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, जितना चाहो उतना नहीं छाप सकते हो आप। ठीक है, पहले क्या होता था, जितने भी करेंसी नोट है काहे में कन्वर्टेबल होते थे, गोल्ड और सिल्वर में, एंड वर नोन एज कन्वर्टेबल, इसीलिए उनको तब बोला जाता था क्या, कन्वर्टेबल मनी। हाउएवर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया शिफ्टेड टू इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन्होंने इस कन्वर्टेबिलिटी को खत्म कर दिया। काहे में कन्वर्ट हो गया, ये नॉन कन्वर्टेबल में आ गया, अब नहीं हो सकता ऐसा। मीनिंग द नोट्स आर नो लॉन्गर एक्सचेंजेबल फॉर गोल्ड और सिल्वर। नेक्स्ट लिखा है, आज क्या होता है, टुडे पेपर मनी इज एक्सेप्टेड प्योरली बिकॉज ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट। कह रहे हैं आज ये जो पेपर 500 का चल रहा है, क्यों चल रहा है, गवर्नमेंट की वजह से चल रहा है ना। गवर्नमेंट ने कहा है ये 500 का चलेगा, इसको कहते हैं हम लोग लीगल टेंडर, है ना, बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब कानून ने कहा है ये चलेगा, बाय द गवर्नमेंट। ऑल्सो नोन एज फिएट मनी, इसको फिएट मनी बोला जाता है। फिएट मनी, लीगल टेंडर, समझ लो टाइप ऑफ एक ही बात हो रही है। ठीक है, फिएट मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चल रहा है, आ रहा है समझ में। लिखा है करेंसी नोट्स आर इजी टू कैरी, आसानी से कैरी, स्टोर एंड देयर सप्लाई कैन बी एडजस्टेड, और इसको आसानी से आप कहीं भी ले आ सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। इसकी सप्लाई भी एडजस्ट होती है, सप्लाई की मीनिंग आगे पढ़ोगे, अभी इतना ध्यान ना देना। सप्लाई कैन बी एडजस्टेड बिकॉज ऑन द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री। मान लो कंट्री चाह रही है नोट और लाए जाए,
तो पेपर नोट लाना आसान होता है, ठीक है। नए नोट लॉन्च करना, सिक्का आसान होगा या नोट आसान होंगे? नोट आसान होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि इसकी सप्लाई एडजस्ट करी जा सकती है, कम करना भी आसान है, बढ़ाना भी आसान है। सप्लाई मतलब मार्केट में कितना पैसा है। लिखा है व्हेन कंबाइंड विद कॉइन्स, अगर हम कॉइन और पेपर को मिला दें, दीज नोट्स फॉर्म द करेंसी इन सर्कुलेशन विद द इकोनॉमी। अगर कॉइन और नोटों को मिला दिया जाए तो करेंसी यही तो चल रही है, और क्या चल रहा है सर्कुलेशन में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्निंग ऑब्जेक्ट है, इसी से निकल के आए। ये अभी सेकंड वाले पॉइंट की बात हो रही है। कॉइन्स की बात करी थी, करेंसी की बात करी थी, अभी तक किसकी बात हो रही है? करेंसी की बात चल रही है। लेजेंड क्या होता है? तुम अगर एक नोट देखोगे तो उस पर एक बात लिखी होती है। क्या बात लिखी होती है? आई प्रोमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ डैश, मतलब अगर 100 का नोट है 100 रुपए, 10 का है तो 10 रुपए, 500 का है तो 500 रुपए, ये नोट पे छपा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये नोट पे छपे होने का मतलब है कि ये नोट 10 रुपए का चलेगा या 100 रुपए का चलेगा। इसे क्या बोलते हैं? लेजेंड, ठीक है। ये नोट पे होता है, इंपॉर्टेंट है। लिखा है द लेजेंड ऑन अ करेंसी नोट रेफर्स टू द फॉर्मल स्टेटमेंट प्रिंटेड ऑन इट, ठीक है। यूजुअली सेइंग आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ डैश रुपीज, 500 भी हो सकता है, 100 एंड इज साइंड बाय द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इस पे सिग्नेचर होती है किसकी? आरबीआई की। हर नोट निकाल के देखो कि मिल जाएगी, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज अ लीगल एश्योरेंस दैट द नोट इज वैलिड एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ मनी। ये लिखने से, लेजेंड लिखने से क्या हो गया? इसकी वैलिडिटी है, और ये हो गया कि ये 10 का चलेगा या 100 का चलेगा, ठीक है। कॉइन्स और नोट ऑफ द सेम वैल्यू, इसको आप बदल सकते हो। आपने एक 100 का नोट दिया किसी को और वो 100 के नोट के बदले टूटे ले लिए 10 के, हो सकता है? हो सकता है। 100 का नोट दोगे, 10 नोट दे दो 10 वाले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजेंड पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? फिएट मनी। फिएट मनी अभी यहाँ पढ़ा था, है ना, जो कानून ने बनाई हो, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चल रही हो, ठीक है। क्या लिखा है? फिएट मनी इज अ टाइप ऑफ मनी दैट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन। और दूसरी बात होती है इसकी खुद की तो कोई कीमत ही नहीं है ना। नोट की खुद की कीमत है, 100 का चल रहा है, क्यों चल रहा है? गवर्नमेंट के ऑर्डर से चल रहा है, वरना तो कोई कीमत ही नहीं उसकी। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिएट मनी की डेफिनेशन आती है, लिखोगे फिएट मनी इज द टाइप ऑफ मनी दैट हैज नो और लिटिल, कह सकते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन एंड इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड और सिल्वर। ये भी तो खत्म हो गया है ना, कन्वर्टिबिलिटी भी तो खत्म हो गई है, तो उसके पीछे कोई कन्वर्टिबिलिटी भी नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर से बदला जा सके। It is accepted as a medium of exchange only because the government declares it legal tender। ये मार्केट में इसलिए चल रही है क्योंकि सरकार चला रही है, सरकार ने कहा लीगल टेंडर। ये हो गई फिएट मनी की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है? इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। आज की जो पेपर मनी चल रही है इनकन्वर्टेबल है, इसको गोल्ड में और सिल्वर में नहीं बदला जा सकता, पहले बदला जा सकता था। तो इसके बारे में अगर पूछते हैं तो लिख सकते हो, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी रेफर्स टू करेंसी नोट्स दैट कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। पहली टाइप तुमने पढ़ ली थी, पहली टाइप में तुम्हारा कॉइन्स आ गए थे, कॉइन्स पूरा अच्छे से पढ़ लिया, और करेंसी नोट्स आ गए थे। सेकेंड टाइप क्या लिखी थी? डिपॉजिट मनी। काइंड्स ऑफ मनी में सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था? डिपॉजिट मनी। तो अब उसके बारे में बात करिए। डिपॉजिट मनी को चाहे बैंक मनी को, क्या लिखा है? डिपॉजिट मनी और बैंक मनी रेफर्स टू द मनी हेल्ड इन बैंक अकाउंट, जो आपके खातों में है वो भी तो पैसे हैं, है ना। विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर थ्रू चेक। आप इसको निकाल भी सकते हो या किसी और आदमी को पेमेंट भी कर सकते हो, किसके थ्रू? चेक के थ्रू। When customer deposit cash, नोट या सिक्के आप जाके जमा करोगे, the amount is credited to their account and becomes available on demand। जब आप पैसे जमा करते हो तो आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, है ना। बैंक में मैसेज कभी देखा है? क्रेडिटेड विद इतने रुपीस। कोई पैसे भेजेगा तो आपके मैसेज क्या आता है कि आपका अकाउंट इतने से क्रेडिट हो गया है, आता है। तो इसका मतलब पैसे आ गए, है ना। These deposits are transferable and can be used to make payment by writing a check। ये तुम्हारी डिपॉजिट ट्रांसफरेबल भी है, विड्रॉएबल भी है। तो ये क्या हो गई? डिपॉजिट मनी। आजकल इकोनॉमी में याली मनी भी चल रही है। अब देखो यहाँ से चेक की बात की तो इन्होंने चेक की बात शुरू कर दी है। डिपॉजिट मनी की ही बात हो रही है। डिपॉजिट मनी में चेक एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि चलता है। तो क्या लिखा है? अ चेक इज अ रिटन इंस्ट्रक्शन टू द बैंक। चेक आप जब किसी को देते हो ना लिख के, तो इसका मतलब क्या है? आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बैंक को टू पे और ट्रांसफर अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम ड्रॉर्स अकाउंट टू अनदर पर्सन। जिसने चेक लिखा है उसके खाते से, जिसके नाम पे लिखा है उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो, ये आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। चेक की मीनिंग, ऑल्दो चेक देमसेल्फ आर नॉट मनी। चेक अपने आप में थोड़ी मनी होते हैं, है ना। ये मनी क्यों बने? क्योंकि बैंक में पैसे हैं, ठीक है। तो द बैंक डिपॉजिट ऑन विच दे आर ड्रॉन आर कंसिडर्ड एज मनी। आपने चेक किसके बेस पे लिख दिया? आपने चेक इस बेस पे लिख दिया कि मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं, ठीक है।
दे कैन बी इजिली ट्रांसफर और कन्वर्टेबल इनटू कैश। आप इन चेक्स को ट्रांसफर कर सकते हो और कैश में भी कन्वर्ट करा सकते हो। अब ये थोड़ा सा और रीडिंग टाइप ऑब्जेक्ट है, लेकिन द पर्सन रिसीविंग द चेक मे गेट इट एंड कैश और मे डिपॉजिट विद हिज ओन बैंक। आपके पास दो रास्ते होते हैं। अगर हम आपको चेक लिख के दें तो आपके पास एक रास्ता होता है, आप चेक लेके जाओ और बैंक से आधार दिखा के विड्रॉल करा दो सीधे, एक ये भी रास्ता होता है, ठीक है। या फिर अपने बैंक में ही लगवा दो तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, एक ये भी रास्ता होता है। दिस पर्सन रिसीविंग द चेक, जिसको चेक मिला, मे गेट इट एंड कैश में लो, उसका कैश ले लो सीधे, और मे डिपॉजिट इट विद हिज ओन बैंक, या बैंक में जमा करा दो, which collects the amount for him from the bank on which the check has been drawn। अब जब बैंक में जमा कराओगे तो बैंक वाला आदमी जाएगा, उधर से पैसे निकाल के आपके खाते में डाल देगा, काम खत्म हो जाएगा। देखो अब करेंसी वर्सेस डिपॉजिट मनी में क्या फर्क है। अभी ये करेंसी आपने काइंड्स ऑफ मनी अच्छे से हो गया, खत्म, कुछ नहीं है अब इसमें। काइंड्स ऑफ मनी आपने पकड़ लिया, कॉइन्स और पेपर, और डिपॉजिट मनी और बैंक में। तो अब ये बात क्या कर रहे हैं, अब ये बात कर रहे हैं कि फर्क क्या है दोनों में, करेंसी में और डिपॉजिट मनी में। मेन डिफरेंस क्या है, वर्सेस लगा हुआ है। देखो करेंसी वाली जो नोट होते हैं, ये कोई मना नहीं करेगा तुमसे। तुम कहीं कुछ खरीदने गए, तुमने उसको नोट दिए, तुमने 1 लाख का सामान लिया, तुमने नोट ले लो भैया, कोई मना नहीं कर सकता, ठीक। कोई ये नहीं कहेगा नहीं हम इस चीज को पैसों में नहीं बदलेंगे, तो हमें चेक ही दो, ठीक। लेकिन दूसरी चीज तो डिपॉजिट मनी है, चेक से होती है, चेक से चलती है। तो अगर आप किसी को चेक देने जाओगे तो वो इनकार भी कर सकता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो कहते नहीं हमें चेक नहीं, हमें कैश में ही चाहिए। ये बात लागू हो सकती है कि आदमी चेक से इनकार कर दे, लेकिन करेंसी से कभी इनकार नहीं कर सकता। तो यही डिफरेंस लिखा हुआ है इसमें। लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड डिपॉजिट मनी, दैट इज कॉइन्स एंड पेपर नोट। करेंसी मतलब क्या होता है, कॉइन्स एंड पेपर नोट। कह रहे इज अ लीगल टेंडर, ये लीगल टेंडर है, which means it is legally recognized by the government for setting all debts and payment। आप हर उधार, हर पेमेंट इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नो वन कैन रिफ्यूज इट, कोई मना नहीं करेगा। इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट सर्व एज अ मनी बाय द फिएट या फिर ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हैज लीगल बैकिंग। कह रहे हैं सरकार की इसके पीछे बैकिंग है। अगर आप कहीं दुकान पे गए और पैसे नहीं ले रहा है, आप उसकी कंप्लेंट तक कर सकते हो। कोई सामान एक्सचेंज करने में पैसों का इनकार नहीं कर सकता। अगर दुकान खोले बैठा है, आप नोट लेके गए और सामान लेना है तो उसको देना पड़ेगा, लेकिन अगर चेक लेके गए तो इनकार कर सकता है। नीचे क्या लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट डिपॉजिट मनी सच एज बैंक डिपॉजिट एक्सेसिबल थ्रू चेक्स इज नॉट अ लीगल टेंडर। ये लीगल टेंडर नहीं है, आज चलता है पर लीगल टेंडर। गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि कोई मना नहीं करेगा, ऐसा नहीं कहा। अ पर्सन कैन लीगली रिफ्यूज अ चेक एंड डिमांड पेमेंट इन कैश एज देयर इज नो गारंटी दैट अ चेक विल बी ऑनर्ड स्पेशली इफ द अकाउंट हैज इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, कह रहे हैं क्या इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है कि आपने चेक तो लिख के दे दिया, मेरे खाते से 5 लाख रुपए निकाल लो जाओ, और आपके खाते में 50 रुपए हैं, तो क्या होगा, 50 आ जाएंगे, 50 भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, डिसऑनर्ड, बाउंस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको लीगल टेंडर नहीं बोला गया। नेक्स्ट क्या है, अभी इन्होंने कॉइन्स की बात करी, टोकन मनी आ गया बीच में, करेंसी की बात करी, फिएट मनी आ गया बीच में, है ना, लीगल टेंडर आ गया बीच में, फिर दोनों में फर्क की बात करी तो समझ में आया कि भैया कॉइन्स तो लीगल टेंडर होते हैं करेंसी, और डिपॉजिट में लीगल टेंडर नहीं होती। तो अब लीगल टेंडर पे एक छोटा सा टॉपिक आ गया। ठीक है, तो लीगल टेंडर भी आपके 2 तरीके के होते हैं। पहले तो हमें ये तो पता है कि लीगल टेंडर में आता क्या है, कॉइन आता है और करेंसी आता है। लीगल टेंडर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है तुम्हारा लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होता है तुम्हारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक ऐसा है जो लिमिट तक ही लीगल टेंडर है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई इनकार नहीं करेगा पर एक हद है, ठीक है। और अनलिमिटेड, गवर्नमेंट ने कहा इनकार नहीं करेगा, कोई हद भी नहीं है, जितना है सब लेना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ में? तो अगर तुम दुकान खोले बैठे हो, हमने तुमसे कहा 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और हम तुम्हें 50 पैसे के सिक्के दे रहे हैं, 2 लाख सिक्के, तो आप इनकार कर सकते हो। भैया सिक्कों से ही 1 लाख का पेमेंट कहाँ कर दोगे, कौन गिनेगा? तुम तो हमको सिक्के के बाद लेबरी भी लगवा रहे हो मेरी गिनने की, है ना। तो ये लिमिटेड लीगल टेंडर में आ गया। ठीक, अनलिमिटेड जैसे कि 500 के नोट, अब इनकार कर सकता है, नहीं कर सकता, इसे क्या कहेंगे, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। समझ में आ रहा है? लीगल टेंडर जो एक लिमिट तक चले, अनलिमिटेड लीगल लिमिट के ऊपर भी चले। ठीक है, क्या लिखा है, लीगल टेंडर मनी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर इज अ मनी दैट इज एक्सेप्टेबल ओनली अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट सेट बाय द लॉ। कानून ने इसकी एक लिमिट सेट करके रखी है। For example, in India, small denomination coins like 5, 10, 20 and 25 पैसे, ठीक है, हो सकता है पुरानी बुक है तो पुरानी फिगर्स नहीं हो, पैसे तो अब चलते भी नहीं है, कह रहे आर लीगल टेंडर ओनली अप टू 1000 रुपीज, 1000 रुपए तक चलेगा।
सिक्के जो होते हैं नॉर्मली कितने तक चलेंगे, 1000 रुपए तक। बियॉन्ड दैट अ पर्सन कैन लीगली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट, उसके ऊपर कोई भी इनकार कर सकता है, भैया 1000 रुपए के ऊपर नहीं लेंगे। 1000 क्या, आदमी जो है 100 रुपए भी दोगे नहीं लेगा, है ना, पर लीगली ये है। तुम अगर 1-1 रुपए के सिक्के से 100 का पेमेंट करो तो 4 दुकानदार में से 3 मना कर सकते हैं, तो ये इसको कौन गिनेगा, ठीक है। तौल के होता तो हो जाता, तराजू पे तौल दिया 100 सिक्के कितने ग्राम के होते हैं तब भी हो जाता, तो गिनने की परेशानी है। खैर, ऑन द अदर हैंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर रेफर्स टू द मनी दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर एनी अमाउंट, ठीक है, विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। ऑल करेंसी नोट्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर इन इंडिया। नेक्स्ट क्या दिया है, फंक्शंस ऑफ मनी। इससे पहले आपने क्या निपटाया, काइंड्स ऑफ मनी, पूरा टॉपिक काइंड्स ऑफ मनी पे था। अब फंक्शंस ऑफ मनी पे आ रहे हैं। फंक्शंस का मतलब क्या होता है, क्या काम कर रहा है फंक्शन, मनी के काम क्या है। इन्होंने मनी के काम को 3 भाग में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कुछ कॉन्टिंजेंट फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन मतलब एक एसेंशियल काम कह सकते हो कि फर्स्ट प्राइमरी, आपने पहले पढ़ाई गई प्राइमरी, है ना, स्कूल स्टार्ट होता है कहाँ से, प्राइमरी से, तो प्राइमरी मतलब मेन या फिर फर्स्ट वर्क। सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी के थोड़े और ऊपर जा रहे हो। उसके बाद आता है लास्ट क्या, कॉन्टिंजेंट, ठीक है, ये अभी देखेंगे। नेक्स्ट देखो, इनका थोड़ा और सब हेडिंग्स भी है, सिर्फ प्राइमरी पे खत्म नहीं हुआ है। फंक्शन ऑफ मनी में पहला प्राइमरी आया, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन के 2 सब पार्ट्स हैं। प्राइमरी फंक्शन मनी का ये है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मेजर ऑफ वैल्यू है। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि कोई हर जगह चल जाएंगे, है ना, कोई भी चीज खरीदी बेची जा सकती, किससे, मनी से। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी खरीदने चले हो तुम, कोई भी चीज वो पैसों के तौर पे ही मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज मेजर ऑफ वैल्यू है। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, हर चीज तौली भी पैसों में गई है, टेबल, फोन, चेयर, है ना, कपड़े, जूते, जो देखो किसमें है। तो ये दोनों क्या है, मनी के प्राइमरी फंक्शन, रटे होने चाहिए। एमसीक्यू में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भैया 3 ऑप्शन दे दिए, कह रहे बताओ कौन सा प्राइमरी फंक्शन है। मान लो 3 ये लिखे हैं, सेकेंडरी वाले 1 ये लिख दिया, तो तुम्हें याद होंगे कि हाँ प्राइमरी में ये है, सेकेंडरी में ये है, तभी बता पाओगे। तो प्राइमरी में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी आते हैं, सेकेंडरी उसी से डिराइव हो रहे हैं, बता रहे हैं हम, सेकेंडरी इसी से निकले, यहाँ पे है तो जा रही समझ, ठीक है। तो अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू के बाद आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सेकेंडरी का पार्ट है। आप पैसों को स्टोर कर सकते हो। आपको हम कहें पैसे अभी खत्म कर दिए हैं, पैसे नहीं है, मनी नहीं है, तो आप क्या स्टोर करके रखोगे, आप सामान स्टोर करना शुरू कर दोगे, कहोगे चावल, गेहूं, आटा, ये सब स्टोर कर लो, पर ये तो खराब भी हो जाएंगे ना, ठीक है। तो पहला फंक्शन एज अ सेकेंडरी क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब थोड़ा उधार वाला पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। हमने कहा 1 लाख रुपए 1 महीने बाद ले लेना, तो ये पैसों के दम में तो हो जाएगा। हमने कहा 10 किलो चावल 1 महीने बाद ले लेना, और 10 किलो चावल हम तुम्हें जब दें तो उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो, कोई फायदा नहीं। हो सकता है ऐसा, आप कहोगे भैया 1 महीने बाद की बात कर रहे हो तो चावल में ना करो, ठीक है, चावल हो सकता है खराब भी हो जाए। तो ये डेफर्ड पेमेंट में चल रहा है, चावल नहीं चल रहा, मनी चल रही है। 1 लाख कहें तो हम चाहे नोट में दें चाहे बैंक में दें, है ना, आपके काम आ जाएंगे, उसकी क्वालिटी कम ज्यादा नहीं होगी। खैर आगे उससे इतनी बहस नहीं, बस ये है कि मनी एज अ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट में आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, हमें 10 रुपए इनको देने, हमने नोट उठाया इनको दे दिया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो गई, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। कॉन्टिंजेंट फंक्शन पे आते हैं, ये थोड़े और ऊपर के फंक्शन हो गए, थोड़े और डीप फंक्शन है। ये तो बहुत आसानी समझ में आ रहे हैं ना, प्राइमरी भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, बस मिक्सअप हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है, आज 6 समझ में आ जाएंगे, 5 समझ में आ जाएंगे, सेकेंडरी कौन से प्राइमरी कौन से मिक्सअप हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। लेकिन कॉन्टिंजेंट थोड़े और समझने वाले हैं। जैसे आपने पीछे इकोनॉमिक्स कितने चैप्टर पढ़े, और सब में देखो हर जगह कहीं कॉस्ट आ रहा था, कहीं प्रॉफिट आ रहा था, है ना, पैसों की बात हर जगह आ रही थी जितने चैप्टर पढ़े। तो कॉन्टिंजेंट फंक्शन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। पहला क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। आपको सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, ये भी किससे डिसाइड होता है, पैसों से, ठीक है, गुड्स के सामने वाले प्रोडक्ट के पैसों से डिसाइड होता है। तो पहला फंक्शन। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। आप लेबर लगाओगे काम करने में, कैपिटल लगाओगे, सब चीजों का भाव पहले किसमें देखा जाएगा, पैसों में। अगर पैसे हटा दिए जाए तो फैक्टर ऑफ इनपुट भी आप समझ में नहीं आया क्या करना है, कॉन्टिंजेंट फंक्शन। थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सबको कमाई किसमें बंटती है, मनी, है ना, मनी के फॉर्म में ही नेशनल इनकम बंटती है, तो ये भी एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। उधार की सुविधा सब किसमें चल रही है, मनी के तौर पे तो चल रही है, सब कॉन्टिंजेंट फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन को हम लोग एसेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट और जरूरी फंक्शन है। हर मनी को एसेंशियल मतलब ये फंक्शन करना ही है हर कंट्री में,
ये दो तो ऐसे हैं जो बहुत अहम है। पहला क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया था ना, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरा क्या था, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, उसके बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दिस मीन्स मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। इट पॉजेस जनरल परचेसिंग पावर, allowing individual to buy what they need and sell what they produce। आप जो खरीदना चाहो खरीद सकते हो, जो बेचना चाहो बेच सकते हो। दिस फंक्शन हैज ग्रेटली सिंप्लीफाइड ट्रेड, कह रहे इसने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया है। मनी हटा दो तो बिजनेस ही ठप हो जाए। बाय रिप्लेसिंग द बार्टर सिस्टम, पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम पर सामान के बदले सामान बदलते थे, तो बहुत दिक्कत होती थी। विच रिक्वायर्ड अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कह रहे पहले बार्टर सिस्टम चलता था और डबल कोइंसिडेंस बड़ी मुश्किल से होता था। डबल कोइंसिडेंस मतलब क्या है कि आपको ये मिस्टर ए मिला, आपका नाम है मिस्टर बी, तो ऐसा हो कि आपको इनका अपना सामान इनको बेचना है और इनका सामान आपको खरीदना है, ये डबल कोइंसिडेंस हुआ, यही बड़ी मुश्किल से होता था, ये प्रॉब्लम थी। पर मनी की वजह से प्रॉब्लम खत्म, अब कोइंसिडेंस नहीं देखना होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो कह रहे ये प्रॉब्लम दूर हुई। मनी रिमूव दिस डिफिकल्टी एंड हेल्प अवॉइड द टाइम एंड एफर्ट वेस्टेड इन बार्टर एक्सचेंज। मनी ने इस पर प्रॉब्लम को भी दूर करा और जो समय लगता था वो भी इसने कम करवा दिया। एज अ रिजल्ट इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी इन एक्सचेंज एंड आल्सो सपोर्ट प्रोडक्शन। तो हुआ एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इसने एफिशिएंसी बढ़ाई। एफिशिएंसी मतलब अब जल्दी से खरीदना, तुम जाओ दुकान पे 10 रुपए दो सामान लेके आ जाओ। एंड ऑल्सो सपोर्ट प्रोडक्शन बाय मेकिंग इट इजियर टू बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब क्या है, कह रहे हैं ये सपोर्ट करता है प्रोडक्शन को। कैसे सपोर्ट करता है, पैसे कैसे प्रोडक्शन सपोर्ट करते हैं। देखो अगर पैसे हटा दिए जाए, ठीक है, तो आप ज्यादा सामान बनाओगे नहीं, खरीदेंगे बेचेंगे कैसे इसको, प्रॉब्लम तो यही है ना। कोई एक्सचेंज कैसे करोगे, बार्टर सिस्टम चल रहा होगा। तुम हम गए 1000, तुम शूज का काम करते हो, तुम अभी 1000 10,000 सोच समझ के जूते बना लेते हो, लेकिन अगर मनी हटा दी जाए तो तुम 10,000 बनाओगे, तुमको खरीदार नहीं मिलेगा भैया, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको जूते चाहिए और हमें उसका सामान चाहिए। तो यही है कि इट ऑल्सो सपोर्ट प्रोडक्शन बाय मेकिंग इट इजियर टू बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। अब हर आदमी क्या कर रहा है, अपने काम में स्पेशलाइज है। जो जूते बना रहा है वो जूते बना रहा है, क्यों जूते बना रहा है, क्योंकि जूते बेच के पैसे लेके सब सामान खरीद लेता है। जो शर्ट का काम है वो शर्टें बेच रहा है खाली, तो स्पेशलाइजेशन है। पहले बार्टर सिस्टम था, आपको सब अपना काम करना है, जूते भी खुद ही बनाना है अपने लिए, कपड़े भी खुद ही बनाना है, सब खुद ही बनाना है, ठीक है। एंड डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, काम को बांटना। एक काम में लगे हो, उसी को बहुत अच्छे से कर रहे हो और काम को बांट भी रहे हो, लोगों को लगा भी रहे हो, तो ये सब मनी की वजह से पॉसिबल है। डीप में देखो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला फंक्शन प्राइमरी। दूसरा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज पैसों में तौली हुई है। बार्टर सिस्टम में क्या तौलते कि ये टेबल 10 किलो चावल की है, जो गेहूं लाएगा उससे कहेंगे 12 किलो गेहूं दो, कोई कॉमन मेजर ही नहीं है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है, हिसाब किताब भी हो जाता है सब इसमें। जस्ट लाइक अ किलोग्राम, जैसे किलो में चीजें नापी जाती हैं, मेजर्स द वेट, मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। किलो में तौला जाता है सामान, वैसे ही गुड्स और सर्विस को मनी में मेजर किया जाता है। बिकॉज मनी इज वाइडली एक्सेप्टेड इट बिकम्स द स्टैंडर्ड यूनिट इन विच प्राइसेस आर एक्सप्रेस। हर कोई मनी ले रहा है तो ये स्टैंडर्ड यूनिट बन गई जिसमें हर चीज के भाव तौले गए। When the value of a product is stated in money terms, it is known as price. किसी चीज की कीमत मनी के टर्म्स बता दो, उसे क्या बोलोगे, प्राइस। देखा, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पेन कॉस्ट 20 रुपीज, प्राइस टेल अस दैट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। आपको प्राइस ने बताया ये कमोडिटी 20 रुपए की है। दिस फंक्शन अलाउ इजी कंपैरिजन ऑफ वैल्यू एंड प्रमोट क्लैरिटी इन ट्रांजैक्शन। आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप मोबाइल लेने गए 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, दिख रहे हैं सब, कंपैरिजन हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। सेकंड आते हैं कौन से फंक्शन होंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी प्राइमरी से डिराइव होते हैं, जब तक प्राइमरी नहीं चलेंगे सेकेंडरी चलेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, these functions are derived from the primary function of money. They enhance the usefulness of money in a modern economy and support various economic activities. कह रहे हैं मनी को और enhance कर दिया गया, ठीक। क्या लिखा है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। तो क्या लिखा है, मनी सर्व एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट व्हिच मींस फ्यूचर पेमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। 1 लाख रुपए 1 महीने बाद ले लेना, ठीक है। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ मनीज रोल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहते हैं पीछे मीडियम एक्सचेंज पड़ा था, उसी को आगे और खींच दिया गया कि भैया अभी नहीं, थोड़े दिन बाद लेना। मीडियम एक्सचेंज में तुरंत हो रहा था, इसमें आगे बढ़ा दिया गया है। एंड अ मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू को भी आगे बढ़ाया गया है, मेजर भी तो हो रहा है 1 लाख बाद में लेना, ठीक है। Many modern transactions such as loan
रेंट, सैलरी, पेंशन, इंश्योरेंस इन्वॉल्व पेमेंट मेड इन फ्यूचर। हम तुम्हें 15,000 सैलरी देंगे, हम तुम्हें इतना रेंट देंगे, ये सब फ्यूचर की तो बात हो, ये सब डेफर्ड पेमेंट तो है, ठीक है ना। और ये किस में तौले जाते हैं, सब मनी में तौले जाते हैं। Since money is generally acceptable and available in definite standard unit, it is more reliable than using goods for deferred payment. कह रहे मनी तो की एक स्टैंडर्ड यूनिट है, 10 का नोट आज है, एक महीने बाद भी वो 10 ही का रहेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि नोट में हल्की से अगर पुराना हो गया तो वो 10 का नहीं रह गया, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, 10 का 10 का चले। क्या लिखा समझ में आ रहा है? Since money is generally acceptable and available in definite standard unit, इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, it is more reliable than using goods for deferred payment. मनी ज्यादा रिलायबल है बशर्ते गुड्स के फॉर डेफर्ड पेमेंट। आगे लिखा है अनलाइक लेंडिंग इन काइंड, एग्जांपल राइस व्हिच मे वेरी इन क्वालिटी, अभी बताया ना ऐसे ही है, क्वालिटी में वेरी कर सकता है, एक महीने बाद वो क्वालिटी ना उसकी। एंड वैल्यू ओवर टाइम, लेंडिंग इन मनी एंश्योर्स सर्टेनिटी एंड कन्वीनियंस, पैसों में उधार देना सर्टेनिटी और आसान होता है, रीपेमेंट में भी आसानी होती है, ठीक है। Does money act as a bridge between present and future transaction? इसमें 3 है आपके, ठीक है ना। ये क्या था? सेकेंडरी फंक्शन है, सेकेंडरी में 3 पढ़े थे ना, एक डेफर्ड पेमेंट था, स्टोर ऑफ वैल्यू था और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू था। क्या लिखा हुआ है? स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इनको रखा जा सकता है, गुड्स रखे नहीं जा सकते थे। अलाउइंग इंडिविजुअल टू सेव देयर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज, अनलाइक गुड्स व्हिच कैन पेरिश और रिक्वायर स्टोरेज स्पेस, है ना। गुड्स की तो जगह भी घेरती है, 10 किलो चावल रख लोगे ये बोरी लग जाएगी लंबी, है ना। तो इसमें तो आसानी भी होती है, पैसा आप जगह नहीं घेरते। अनलाइक गुड्स व्हिच कैन पेरिश और रिक्वायर स्टोरेज स्पेस एज इन बार्टर सिस्टम, money is convenient and economical and easy to store, ठीक है। while other financial assets like bonds और share also serve this purpose, पैसे भी आप रख सकते हो या कहीं इन्वेस्ट भी तो कर सकते हो, शेयर लगा दिए, कहीं लोन दे दिया किसी को, ठीक है। तो ये भी सेम पर्पस के लिए है, पैसे स्टोर करने हैं, कहीं इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। पर मनी के टर्म्स में ही होते हैं ये। मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, इट कैन बी इंस्टेंटली यूज फॉर पेमेंट, आप शेयर भी ले सकते हो, है ना, लेकिन मनी उससे ज्यादा लिक्विड है। सर लिक्विड का मतलब क्या होता है? जो तुरंत कैश में हो, तो मनी तो कैश में ही है। इन्वेस्ट भी कहीं करोगे तो 2-3 दिन बाद पैसा मिलने की उम्मीद होती है, जल्दी कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन पैसे तो पैसे हैं ना, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है बस, मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, कैन बी इंस्टेंटली यूज्ड फॉर पेमेंट। होल्डिंग मनी मींस होल्डिंग जनरल परचेजिंग पावर, आपके पैसे हैं तो आपके परचेजिंग पावर है, व्हिच कैन बी यूज्ड टू बाय गुड सर्विस और एसेट एट एनी टाइम इन द फ्यूचर, इनको आप यूज करके कभी भी फ्यूचर में सामान खरीद सकते हो। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, सिंपल है, एक आदमी को पैसे दे दिए, आपकी वैल्यू उनके पास चली गई। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, money also serve as a means of transferring value from one person to another or from one place to another, जगह से जगह भी जाते हैं, ठीक है, और आदमी से आदमी भी जाते हैं। इस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मेक्स द प्रोसेस स्मूथ एंड एफिशिएंट, और हर पूरे इंडिया में चल रहे हैं ना ये, सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश में थोड़ी, दिल्ली में भी चलेगा, इसी की वजह से ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है। स्मूथ प्रोसेस एंड एफिशिएंट, फॉर एग्जांपल व्हेन यू पे 20 to buy a pen, you are transferring value to the shopkeeper. Similarly, money enables geographical transfer of value, ठीक है। कहने जैसे तुमने एक दुकानदार को 20 रुपए दिए, पेन खरीदा, तुमने 20 रुपए ट्रांसफर कर दिया। दूसरी बात क्या कही? सिमिलरली, यहाँ से नेक्स्ट बात स्टार्ट करिए, मनी अनेबल्स ज्योग्राफिकल ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ज्योग्राफिकल मतलब यही अपनी स्टेट के बाहर भी ट्रांसफर हो सकता है। अ हाउस सोल्ड इन दिल्ली कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी एंड यूज्ड टू बाय प्रॉपर्टी इन कोलकाता, दिल्ली में घर बेचा, पैसे लिए और कोलकाता में खरीद लिया। Thus money makes it easy, quick and reliable to transfer economical value in both personal and business ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस में भी और पर्सनल भी मनी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में हेल्प कर रहा है। तो ये हो गए तुम्हारे सेकेंडरी। अब कौन से बचे हैं? कॉन्टिंजेंट फंक्शन, ठीक है। कॉन्टिंजेंट में कितने थे? 4 थे, ठीक है, ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्टिंजेंट फंक्शन रेफर्स टू द सपोर्टिव रोल दैट मनी प्लेज इन हेल्पिंग वेरियस इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। कह रहे मनी रोल प्ले कर रही है इकोनॉमिक एजेंट्स के लिए। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सब क्या है? इकोनॉमिक एजेंट, लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, ठीक है। मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और ये 3 लोग क्या करते हैं? यही तो फैसले लेते हैं, क्या खरीदना है ना, कितनी इनकम है ना, ये सब फैसले लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कितना सामान बनाना है, ये कौन फैसले लेता है? ये आपके इकोनॉमिक एजेंट्स फैसले लेते हैं। और ये सारे फैसले क्या देख के लेते हैं? मनी देख के लेते हैं। These functions are not direct, but they are essential in the smooth functioning of a modern economy. कहने ये डायरेक्टली तो नजर नहीं आ रहे तुमको, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट, मीडियम एक्सचेंज डायरेक्टली नजर आ रहे थे, ये डायरेक्टली नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहला क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, कॉन्टिंजेंट का फर्स्ट फंक्शन, सब हेडिंग। तो मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी क्या होता है? कि कस्टमर अपने पैसे ऐसे खर्चा करे कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो,
थर्ड चैप्टर में कंडीशन पढ़ी थी आपने, ठीक है, लास्ट रुपी स्पेंड हो वो मार्जिन यूटिलिटी के बराबर हो, याद है। A rational consumer aims to maximize satisfaction when purchasing different goods and services. According to economic theory, utility is maximized when the ratio of margin utility of different goods equals their price ratio. कह रहे मार्जिन यूटिलिटी जो मिल रही डिफरेंट गुड्स की वो प्राइस रेशियो के बराबर हो। ज्यादा बहस नहीं करनी, थर्ड चैप्टर पढ़ा था, ध्यान नहीं, कोई बात नहीं, पर इतना समझ लो कि मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी उसी को देखते हुए होती है, किसको देखते हुए, पैसों को देखते हुए। देखो प्राइस आया ना बीच में, डिफरेंट इक्वल्स देयर प्राइस रेशियो, ठीक है, तो प्राइस तो आया ना बीच में, तो भाई मनी का फंक्शन बता रहे हैं। तो मैक्सिमाइज यूटिलिटी कब होगी, मनी को ही देखना पड़ता कहीं ना कहीं एट द एंड। सिंस ऑल प्राइसेस एक्सप्रेस इन मनी टर्म्स, मनी प्ले अ की रोल इन हेल्पिंग कंज्यूमर कंपेयर वैल्यू एंड मेक ऑप्टिमल परचेजिंग डिसीजन, ठीक है। तो कहने ये पैसों के ही तौर पे फैसले लेता है, मनी ही एट द एंड हेल्प कर रही है। कनेक्ट कहां से कराना है, मनी के फंक्शन से। कॉन्टिजेंट का फर्स्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट क्या होते हैं आपके, यही लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, जो आप बिजनेस में सामान बनाने में लगाते हो। तो इनको भी आप क्या देख के एम्प्लॉय करते हो, लेबर लगाओगे तो वेजेस देखोगे, है ना, पैसे देख के तो एम्प्लॉय करते हो, तो ये भी कॉन्टिजेंट फंक्शन है, बहुत डीप फंक्शन है, ठीक है। क्या लिखा है, प्रोड्यूसर्स एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय डिसाइडिंग हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच फैक्टर प्रोडक्शन टू एम्प्लॉय। मैक्सिमाइज, और पीछे कितना चैप्टर किस पे पढ़ा था आपने, मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट, है ना। दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन कंपेयरिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर विद इट्स कॉस्ट और वेजेस। कह रहे हैं ये चीजों को डिसाइड करने में कंपैरिजन करना पड़ता है, किसको कंपैरिजन करना पड़ता है, बेस्ड ऑन कंपेयरिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स, यही लैंड, लेबर, कैपिटल की चीजों को आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, एंड विद इट्स कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट वॉस्ट मिला जुला के जो भी दिमाग लगाना हो आपको, खैर, और वेजेस विच इज एक्सप्रेस इन मनी टर्म। ये सारी फैक्टर इनपुट्स की कीमतें किसमें मेजर होती हैं, मनी के टर्म्स में। तो डज मनी एनेबल्स प्रोड्यूसर टू मेजर कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोड्यूसर मेजर कर पाता है, इतनी कॉस्ट लगेगी, इतना सामान बनेगा, ठीक है, एंड मेक एफिशिएंट प्रोडक्शन डिसीजन, तो फैसले ले पाता है। तुम्हें अभी अगर एक बिजनेस करना हो, तुम यही सोचोगे ना कि कितना मेरा पैसा कॉस्ट लग जाएगा, कितना इस कितने का बेचेंगे, कितना प्रॉफिट कमाएंगे, ये सब फैसले मनी को देख के ही हो रहे हैं। बस सिंपल इन सिंपल यही लिखना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, पूरे इंडिया की इनकम कह सकते हो, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम बट्टी किसमें है, मनी के टर्म्स में, ठीक है। लिखा है द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज शेयर्ड अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही तो कमा रहे हैं हम, इन्हीं की सबकी इनकम जो हो तो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम, ठीक है। लैंड अर्न्स रेंट, है ना, लेबर अर्न्स वेजेस, कैपिटल अर्न इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अर्न्स प्रॉफिट, ये सब कमा रहे होते हैं। ऑल दीज रिवॉर्ड्स आर पेड इन मनी, नॉट इन गुड्स और सर्विस। सब मनी में तो पेमेंट हो रहा है, तो मनी देयरफॉर एक्ट एज अ मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेशनल इनकम बांटने में भी मनी रोल प्ले कर रही है, एंड हेल्प फैसिलिटेट फेयर एंड एफिशिएंट कंपनसेशन बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। ये क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं फैसिलिटेट करती है, क्या फैसिलिटेट करती है मनी, फेयर कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब लेबर ने आपका काम करा, आपने पैसे दिए, ये उसका क्या है, कंपनसेशन। आपको किसी ने उधार दिया, आपने उस पर ब्याज दिया, ये उसका क्या है, कंपनसेशन। तो मनी के ही टर्म्स में सारा कंपनसेशन हो रहा है, फेयर एंड एफिशिएंटली। मनी हटा दी जाए तो फिर दिक्कत होगी कि लेबर को क्या दे। अब नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। उधार का सिस्टम भी पूरा मनी में चल रहा है। क्रेडिट सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बिजनेस, ठीक है, एंड ट्रेड। कह रहे मॉडर्न बिजनेस का जो फाउंडेशन है वो उधार पे तो चल रहा है, सारा माल उधार खरीदता, उधार बेचता, ये सब चल रहा है बिजनेस। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट आर ऑल बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस एंड ट्रस्ट इन मनी। चेक क्यों चल रहा है, मनी की वजह से। उधार क्यों चल रहा है, प्रोमिसरी नोट, बिल लिख के दे दिया, बाद में पैसे लेना, क्यों चल रहा है, मनी की वजह से, ठीक है। दीज इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट क्लेम्स ओवर मनी, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या दिखाते हैं, चेक में 1 लाख लिखे हैं तो मनी पे क्लेम दिखा रहा है ना कि आपको 1 लाख मिल जाएंगे। बिल पे लिखा हुआ 10,000 रुपए मिलेंगे 3 महीने बाद, तो ये क्लेम दिखा रहा है 10,000 रुपए मिल जाएंगे, तो ये सब यही बता रहे हैं। These instruments represent claims over money and without money such a system cannot exist. पैसों के बिना ये सिस्टम चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। उधार का सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा, पैसे खत्म कर दिया है। तो लिखा है does money forms the basis of the entire credit structure in an economy। कह रहे मनी बेसिस है जो पूरा उधार का सिस्टम चल रहा है उसका। ये आपके खत्म हुए कॉन्टिजेंट। कितने फंक्शन पढ़े, 3 रटे होने चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्टिजेंट। प्राइमरी में क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में क्या था, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और एक और स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट। और फिर कॉन्टिजेंट में यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना, और सेकेंड क्या था,
एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट है ना, लेबर, लैंड, कैपिटल, ये सब जो लगाए जाते हैं इसको भी देखा जाता है पैसों के टर्म में। नेशनल इनकम बांटी जाती है पैसों के टर्म से। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, चारों कॉन्टिजेंट फंक्शन के सब हेडिंग्स याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। अभी हमने आपको शुरुआत में बता दी थी, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी मतलब जो कंट्री में पैसा घूम रहा है, क्या है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई का मतलब क्या होता है, अभी हम कहें सप्लाई ऑफ क्लोथ, इसका मतलब क्या है, कितना बिक रहा है कपड़ा, है ना। वैसे सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, कितना मनी मार्केट में नाच रहा है। द सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, ठीक है। इस समय किसी पर्टिकुलर टाइम की बात होती है, कितना पैसा है लोगों के पास, विच इज यूज फॉर मेकिंग पेमेंट एंड स्टोरिंग वैल्यू, जो कि पेमेंट्स में यूज हो रहा है, स्टोर करे बैठा है कोई। इट इंक्लूड्स करेंसी, कॉइन्स एंड नोट्स एंड डिमांड डिपॉजिट लाइक दोज इन करंट एंड सेविंग अकाउंट्स। इसमें दो चीजें हैं, आपका करेंसी, कॉइन्स और पेपर मिला के, और जो बैंक में पैसा है वो भी मनी सप्लाई में ही इंक्लूड हो रहा है। हेल्ड बाय द पब्लिक, इंपॉर्टेंट मीनिंग होती है, ठीक है। मनी सप्लाई मतलब जितनी करेंसी घूम रही है, करेंसी में पेपर और कॉइन सब मिला देने हैं, और जितनी भी आपकी बैंक में डिपॉजिट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो चाहे वो करंट अकाउंट में हो। नेक्स्ट देखिए, नोट रीड के लिए, ठीक है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड अबाउट मनी सप्लाई, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, एमसीक्यू बेस्ड है, रीड के लिए होता है, एमसीक्यू बेस्ड है। देखिए, मनी सप्लाई इंक्लूड ओनली द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो लोगों पास है, चाहे बैंक में हो चाहे खुद के पास, वो इंक्लूड होता है इसमें। द टर्म पब्लिक रेफर्स टू प्राइवेट इंडिविजुअल, बिजनेसमैन या इंस्टीट्यूशन। पब्लिक का मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन, लोग जो है सब इंक्लूड करता है। इट डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, ठीक है। मतलब वो पैसा इंक्लूड नहीं हो रहा, सरकार के पास है, वो पैसा नहीं इंक्लूड हो रहा है, वो तो आया ही नहीं ना सप्लाई, ठीक है, वो तो आया ही नहीं मार्केट में। सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा वो मार्केट में थोड़ी आया है, सप्लाई में नहीं इंक्लूड होता है। एज इंक्लूडिंग देम वुड लीड टू डबल काउंटिंग, कह रहे दो बार गिनती हो जाएगी, अगर इंक्लूड कर लिया तब उनकी, फिर जब लॉन्च करेगी फिर गिनती करोगे, ठीक है। तो इसीलिए वो पैसा और ऑल्सो एक और बात होती है, मनी हेल्ड बाय दीज इंस्टीट्यूशन इज नॉट इन एक्टिव सर्कुलेशन एंड हेंस इज एक्सक्लूडेड, और ना ही ये सर्कुलेशन में है। दूसरा, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रिप्रेजेंट होती है, बहुत घटती रहती है, ठीक है। इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, नॉट ओवर अ पीरियड, ठीक है। एक पर्टिकुलर समय की बात होती है, पूरे साल की बात नहीं कर लोगे, पूरे साल में तो ऊपर नीचे गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, टोटल मनी सप्लाई ऑन 1 जनवरी 2020, ठीक है, रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल ऑन दैट एग्जैक्ट डेट। जैसे आपके पास माल का स्टॉक होता है दुकान में, इस समय कितना है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता 10 दिन में कितना था, तो बहुत घटता रहता है। तो वैसे मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है, अगर तुम गवर्नमेंट पूरे इंडिया के पॉइंट से देखो तो मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है, जैसे तुम्हारी दुकान में स्टॉक होता है वैसे ही। नेक्स्ट नोट, अच्छा ये एक और नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये भी रीड के लिए लिखा हुआ है। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज 1 रुपी नोट, 1 रुपए के जो नोट है वो कौन छापता है, गवर्नमेंट। अदर नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाकी आरबीआई छापता है, सरकार के हाथ में 1 रुपए का है खाली, ठीक, बाकी सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। वैसे तो दोनों गवर्नमेंट के ही है, पर ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हो सकता है एमसीक्यू में कहीं आ जाए। नेक्स्ट क्या लिखा है, करेंसी कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इज हायर इन अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये क्या लिखा है पहले तो समझा देते हैं। जैसे अब हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया में मनी सप्लाई क्या होगी, वही तो होगी करेंसी और डिपॉजिट मनी, इंडिया में भी यही होगा। और कहीं हम डेवलप, थोड़ी इंडिया डेवलपिंग है, थोड़ी डेवलप कंट्री की बात कर ले, मान लो यूएस की बात कर लेते हैं, वहां भी तो यही होगा, करेंसी और डिपॉजिट मनी, ठीक है। इंडिया में करेंसी का पोर्शन ज्यादा होगा मनी सप्लाई में, क्यों, लोग बैंक में ज्यादा पैसा नहीं रखते हैं, है ना। और जो फॉरेन कंट्री जो डेवलप्ड होती है वहां डिपॉजिट मनी का पोर्शन ज्यादा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां लोग ज्यादातर कहाँ पैसा रखते हैं, बैंकों में। आ रहा है समझ में, ये पॉइंट लिखा हुआ। करेंसी कॉम्पोनेंट मतलब नोट, सिक्के ऑफ मनी सप्लाई इज हायर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू लेस डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम एंड लेस बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। इसका रीजन क्या था, बैंकिंग हैबिट्स, लोगों में बैंकिंग की हैबिट नहीं है, इसीलिए अंडर डेवलप्ड कंट्री में करेंसी ज्यादा होती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया करेंसी कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ टोटल मनी सप्लाई, 50% तो करेंसी है, 50% डिपॉजिट है, कंपेयर टू 18% इन द यूएस में तो 18% करेंसी है, बाकी 82% क्या है, बैंक वाली मनी। नेक्स्ट आते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ये तौली कैसे आती है, मार्केट में कितना मनी सप्लाई है, इसके कुछ मेजर्स होते हैं। क्या लिखा है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, दैट इज M1, M2, M3, M4. Broadly, these measures differ from each other in terms of different degrees of liquidity. कह रहे ये तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लिक्विडिटी का फर्क हो सकता है, इंटरेस्ट का फर्क हो सकता है. लिक्विडिटी का मतलब क्या है, वही कि कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट होंगे, ठीक है. तो ये M1, M2, M3, M4 4 मेजर्स हैं किसको नापने के, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन कंट्री या इन इंडिया. ये 4 तुम्हारे ये तरीके हैं. M1, M2 बात करी, ये देखो पहला M1 है, ठीक है. M1 में क्या इंक्लूड होता है, बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कुछ है नहीं इसमें. M1 जब लोगे ना, M1 से नापती है तो M1 में वो इंक्लूड करती है C स्टैंड फॉर करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है. और फिर इंक्लूड करती है DD का मतलब जो आपकी डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के साथ, ठीक है. DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक, वो भी इंक्लूड कर लेगी. और प्लस OD मतलब अदर डिपॉजिट कुछ है विद RBI, उनको इंक्लूड करती है. तीनों को मिला देती है तो M1 मनी सप्लाई बन जाती है. फॉर्मूला और इनका अंदर का याद होना चाहिए, पूछे जाते हैं. ये यहाँ पे गलत आ गया था तो हमने इसको चेंज करा काट दिया था. यहाँ पे DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, मतलब जिसके थ्रू आप चेक निकालते हो ना, चेक दे रहे हो तो आपके पैसे होते हैं बैंक में, उससे दे रहे हो, वही है. DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI, नहीं विद कमर्शियल बैंक. यहाँ SD लिख दिया था. तो M1 में क्या आता है, करेंसी प्लस DD प्लस OD. अदर डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद वाला नहीं, कमर्शियल नहीं, अदर डिपॉजिट विद RBI. कोई भी डिपॉजिट RBI में रखी हुई है, RBI में नॉर्मली कौन डिपॉजिट रखता है, कमर्शियल बैंक्स, तो उनकी डिपॉजिट भी रखी है, वो भी इंक्लूड हो जाएगी M1 से जब नाप रहे हो तब. नेक्स्ट आते हैं M2 पे. M2 क्या है, M2 में M1 भी इंक्लूडेड है, ठीक है. M1 इंक्लूडेड है प्लस एक SD इन्होंने इंक्लूड कर दिया. M1 के तीनों ले लोगे और क्या मिला दोगे, SD क्या है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. पहले जब बैंक ज्यादा नहीं थे, अभी भी गांव देहात में जाओगे बैंक ज्यादा नहीं दिखेंगे, तो वहां पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा होते हैं, ठीक है. कहाँ जमा होते हैं, तो ये मिला दो M1 में, ठीक है. सिर्फ वो लिया था. M2 में M1 भी ले लिया है और सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में वो भी ले ली है, ठीक, आसान है. नेक्स्ट आते हैं M3. यहाँ पे है M1 प्लस TD. M1 प्लस TD में क्या है, अब M3 जब लोगे तो M2 तो नहीं लेना है तुम्हें, M1 के तीनों उठा लोगे और TD मतलब टाइम डिपॉजिट उठा लोगे, ठीक है. क्या लिखा है, TD टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, जैसे FD वगैरह कराते हो ये सब इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक. काले से लिखेंगे तब चलिए. M1 प्लस TD टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, रटे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आते हैं M4 में क्या होगा, M3 मिलाओगे, ये लोगे प्लस TDP लोगे. TDP क्या है, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन. कह रहे हैं जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है वो ही मिला दोगे. M3 तो लोगे पूरा, M3 तो M1 को ले रहा था, है ना. M1 के साथ TD ले रहा था, टाइम डिपॉजिट ले रहा था. M4 M3 पूरा उठाएगा, मतलब M1 प्लस TD और साथ में TDP उठाएगा. TDP क्या है, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. ये क्या होता है, देखो पोस्ट ऑफिस में एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. इसको नहीं इंक्लूड करना है. पहला M1 सिंपल था, M2 में M1 इंक्लूडेड था, SD इंक्लूड कर दिया था, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस. M3 में M1 इंक्लूडेड था, टाइम डिपॉजिट इंक्लूड कर दिया था. M4 में M3 इंक्लूडेड है पूरा, है ना. M3 इंक्लूडेड है, साथ में TDP मतलब टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, बचत वाली ऑर्गेनाइजेशन, सेविंग्स करते हैं जहाँ लोग पोस्ट ऑफिस में. लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट एक तरीके की होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसको हटा देना है. नेक्स्ट आते हैं हाई पावर्ड मनी. क्या होती है, देखो अभी हमने तुम्हें 4 बताए, M1, M2, M3, M4, ठीक है. एक नया मेजर भी आ गया है, उसको बोलते हैं M0. क्या बोलते हैं, M0 में क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो पैसा नाच रहा है वो. करेंसी डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक विद RBI. कमर्शियल बैंक थोड़ा पैसा कहाँ रखता है, RBI में. कितना हिसाब से रखता है वो अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, इसके बाद वाले. खैर वो इंक्लूड कर लोगे, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI इंक्लूड कर लोगे, अदर डिपॉजिट्स विद RBI. तो ये M0 बन जाएगा. M1 से फर्क है, M1 में तो डिमांड डिपॉजिट्स थे, अदर डिपॉजिट्स थे, इसने नहीं लिए हुए, ठीक है. इसने क्या क्या लिया है, करेंसी इन सर्कुलेशन जो नाच रहा है वो ले लिया पूरा, करेंसी डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक विद RBI का जो पैसा कमर्शियल में रखा, कमर्शियल जो पैसा RBI में रखा है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI. इसी को हाई पावर्ड मनी बोला जाता है, ठीक है. हाई पावर्ड मनी सेंट्रल बैंक का पैसा, हाई पावर्ड मनी जो सेंट्रल बैंक में छापा है. द न्यू मेजर ऑफ मनी सप्लाई हैज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज M0, व्हिच इज जनरली नोन एज हाई पावर्ड मनी. थोड़ा और हाई पावर्ड के बारे में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, MCQ बेस्ड.
अब हाई पावर अभी तो समझ लिया ना, M0 है, ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई, क्या लिखा है, टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन द अमाउंट ऑफ मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। मनी की सप्लाई जो इकोनॉमी में चलती है किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड कर रही है, जो सेंट्रल बैंक पे डिपेंड कर रही है। सेंट्रल बैंक छापेगा वही चलेगी, ठीक है। द सेंट्रल बैंक मनी इज नोन एज हाई पावर्ड मनी और द मॉनेटरी बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं या फिर मॉनेटरी बेस। इट प्लेज अ फाउंडेशनल रोल इन द क्रिएशन ऑफ टोटल मनी सप्लाई। कह रहे यही मनी सप्लाई को बनाने में रोल प्ले करती है, ठीक है। देखने में तो ऐसा लग रहा होगा ना कि मनी सप्लाई और सेंट्रल सब एक ही तो है ना, लेकिन जब अभी आगे चैप्टर में पढ़ोगे तो तुम्हें नजर आएगा मनी सप्लाई और भी ज्यादा है, ठीक है। आगे पढ़ोगे तो क्या नजर आएगा, सिर्फ सेंट्रल बैंक का छापा हुआ पैसा ही मनी सप्लाई में नहीं चलता है, उधार भी तो चलते हैं, मनी सप्लाई ज्यादा बड़ा हो जाता है बशर्ते सेंट्रल बैंक ने छापा है। मान लो सेंट्रल बैंक ने 1 करोड़ रुपए छापे, 1 करोड़ रुपए छापे, ठीक है। तो ये जो 1 करोड़ छापे ये मार्केट में जाके 1 करोड़ नहीं रहते हैं, ये बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं, इन्होंने उधार दे दिया किसी को, उधार दिया, ये भी कह रहा है मेरे पास इतने रुपए हैं, जिसको उधार दिया वो भी कह रहा है मेरे पास इतने रुपए हैं, ठीक है। मान लेते 1 करोड़ इकोनॉमी में आए, पूरे के पूरे इनको मिल गए, इन्होंने 1 करोड़ एक आदमी को उधार दे दिए, सेंट्रल बैंक ने कितना छापा, 1 करोड़ रुपया, मार्केट में कितना चल रहा है, 2 करोड़, कैसे उधार, ये कह रहे हैं मेरे पास भी 1 करोड़ है, वो कह रहा है मेरे पास भी 1 करोड़ है ना, मनी सप्लाई ज्यादा नजर आ रही है, सेंट्रल बैंक ने तो कम छापा है। तो क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, टोटल सप्लाई इन इकोनॉमी डिपेंड्स अल्टीमेटली इन द अमाउंट ऑफ मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। डिपेंड तो अल्टीमेटली किस पे कर रही है, जो पैसा छापा गया है उस पे। द सेंट्रल बैंक इज नोन एज हाई पावर्ड मनी और द मॉनेटरी बेस। इट प्लेज अ फाउंडेशनल रोल इन क्रिएशन ऑफ टोटल मनी सप्लाई। कह रहे फाउंडेशनल रोल प्ले कर रही है, इसी से फाउंड हो रहा है आगे की मनी सप्लाई, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अभी तुमने M0 का मेजर पढ़ा, वही लिख दिया इन्होंने। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ 3 की कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी M0 पढ़ा तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पढ़ा था उसमें था, विच इज इंक्लूडेड डायरेक्टली इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में चल रही है। दूसरा, करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक इन देयर वॉल्ट्स which serve as a reserve and does not enter directly into circulation। वो पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास है पर उनके वॉल्ट में है, ठीक है, इकोनॉमी में नहीं घूम रहा है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। थर्ड, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक व्हिच आल्सो एक्ट एज अ रिजर्व, ठीक है। और जो पैसा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, वो भी इंक्लूड हो रहा है। तो 3 चीजें हैं, करेंसी में मनी चल रही, सप्लाई में चल रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो कमर्शियल बैंक के पास वॉल्ट्स में रखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा क्या है, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ क्या लिखा है, सेंट्रल बैंक हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द क्रिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ हाई पावर्ड मनी। ये पूरी करेंसी किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में है, ठीक है। इट इज कॉल्ड हाई पावर्ड बिकॉज एनी इंक्रीज इन दिस मॉनेटरी बेस लीड्स टू अ मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द ओवरऑल मनी सप्लाई। अगर आरबीआई इसको बढ़ाएगा, किसको, अपनी छापे हुए पैसों को, तो मनी सप्लाई में ज्यादा असर आएगा उधार की वजह से, होता है ना ऐसा। अगर ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दे सेंट्रल बैंक, तो इधर असर जो पड़ेगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रल बैंक के पैसों को हाई पावर्ड या मॉनेटरी बेस क्यों बोलते हैं, तो यही लिखोगे कि इसमें अगर थोड़ा सा चेंज आएगा तो मनी सप्लाई में मल्टीपल इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी बिकॉज एनी इंक्रीज इन मॉनेटरी बेस लीड्स टू अ मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द ओवरऑल मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई में ज्यादा असर पड़ जाएगा। आगे लिखा है, दिस मल्टीप्लिकेशन हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये कैसे हो रहा है, उधार से, अभी समझा तो दिया हमने आपको, उधार की वजह से ज्यादा असर पड़ रहा है। वेयर रिजर्व आर यूज्ड टू इशू लोन्स एंड एक्सपेंड डिपॉजिट, क्योंकि वो पैसा आगे उधार चलता जाता है और ये एक राउंड पे खत्म नहीं होता है। हमने तो 2 ही तुम्हें राउंड बताए थे, इन्होंने 1 करोड़ उधार दिया, इन्होंने भी 1 को दे दिया उठा के, तीनों लोग कह रहे हैं मेरे पास 1 करोड़ है, ठीक है। खैर आगे पढ़ोगे, Thus the term monetary base reflects its fundamental role in the entire monetary system. It is the base on which the entire structure of money supply is built. कहने यही बेस है जो सेंट्रल बैंक ने छापा है, इस पे पूरा मनी सप्लाई का स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, ठीक है। और ये उधार की वजह से ही सिर्फ होता है, जो एक्स्ट्रा हो जाता है। And its expansion can lead to a significant rise in money circulation in the economy. तो अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा तो बहुत असर पड़ेगा, इसको घटाया जाएगा तब भी बहुत असर पड़ेगा। रीडिंग है पर ये बातें एमसीक्यू और केस स्टडी को कवर करती हैं। अगर तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन ही देखनी है ना तो बस ये देख लो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। डेफिनेशन सॉरी ये नहीं था, ऊपर दी हुई थी ना भाई, ये देख लो, हाई पावर्ड मनी डेफिनेशन खत्म है, कुछ नहीं है और, ठीक है। M0 के बारे में लिख दोगे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें कंसेप्ट चाहिए तो नीचे कि इसको हाई पावर्ड क्यों कहते हैं, ठीक है, क्या होता है इसमें वगैरह वगैरह, रीड कर लेना बाद में,
बता दे, बाकी समझाने लगे बात बता दी। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन, बहुत सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ परसिस्टेंट, आपको पता है परसिस्टेंट क्या होता है, जो चीज आ रही आती जाए, परसिस्टेंट, ठीक है। परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी, और एप्रिशिएबल बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशन, ठीक है। महंगाई आ रही है, आती जा रही है और बढ़ रही है, परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल कीवर्ड्स, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। रीड कर लिया, कि रीड के लिए वो की पॉइंट्स क्या लिखे हैं, देखिए की पॉइंट्स ऑन इन्फ्लेशन, पहला लिखा है जनरल प्राइस राइज, ठीक है। इन्फ्लेशन मींस अ राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ मेनी गुड्स एंड सर्विस, नॉट जस्ट अ फ्यू, एक गुड्स के रेट बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं कह दोगे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस, ज्यादा गुड्स के रेट बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन कहलाता है, पहला एक रीडिंग पॉइंट। दूसरा लिखा है परसिस्टेंट इंक्रीज, पढ़ा था ना ऊपर, इट इन्वॉल्व्स अ कंटीन्यूअस एंड प्रोलॉन्ग राइज इन प्राइस, नॉट जस्ट अ वन टाइम स्प्लिट, ठीक है, वन टाइम स्पाइक, एक बार बढ़ने से नहीं होता है, बढ़ता जा रहा है। थर्ड, कंसिडरेबल राइज, कंसिडरेबल का मतलब क्या है, छोटा सा प्राइस बढ़ना भी इन्फ्लेशन नहीं है, 1% बढ़ गया तो इन्फ्लेशन नहीं है, थोड़ा नजर में आने वाला हो जिससे आपको मतलब दिक्कत हो रही हो, ठीक है। लिखा है ओनली अ सिग्निफिकेंट एंड अनहेल्दी प्राइस राइज, अनहेल्दी 5% 4% कॉल्ड इन्फ्लेशन, माइल्ड राइज जैसे 2 to 3% आर नॉर्मल, ठीक है, एंड इवन बेनिफिशियल, फायदे का होता है थोड़ा सा बढ़ना। नेक्स्ट क्या दिया है, फोर्थ पॉइंट, मेजर बाय रेट, ठीक है, रेट से नापा जाता है इन्फ्लेशन, कैसे नापा जाता है, रेट से। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड एज द परसेंटेज इंक्रीज इन एवरेज प्राइसेस ओवर अ ईयर, नोन एज द इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट आता है इसका डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, बहुत आसान है। डिमांड पुल का मतलब क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डेफिनेशन क्या है, इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड दैट आउटपेसेस सप्लाई लीडिंग टू अ राइज इन प्राइस, कह रहे डिमांड आई और इतनी आई कि सप्लाई को भी क्रॉस कर गई, तो क्या होगा, महंगाई आएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन आई बाय एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी, दैट आउटपासेस सप्लाई, इसने सप्लाई को आउटपास कर दिया, 4 पीस की सप्लाई है 10 पीस मांगे जा रहे हैं, महंगाई आनी ऑब्वियस है, लीडिंग टू अ राइज इन प्राइस। की कॉजेस क्या है, इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या है, डिमांड ही है ना, डिमांड ही कॉज है ना, डिमांड पुल वाले की, तो क्या लिखा है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मार्केट में पैसा ज्यादा है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, डिमांड भी ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। सेकंड क्या हो सकता है, राइज इन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और फॉरेन एक्सपेंडिचर, अगर कंट्री में खर्चा ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है, तब भी मार्केट में पैसा आएगा, बिजनेस ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होता है इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन होता है, की कॉजेस, शॉर्ट में एकदम। नेक्स्ट आता है क्या, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नाम से समझ में आ रहा है, महंगाई आ रही है लेकिन महंगाई का रीजन क्या है, कॉस्ट, या तो लेबर महंगा हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ब्याज रेट बढ़ गए, कॉस्ट महंगी हो रही है, ठीक है। डेफिनेशन, इन्फ्लेशन अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान बनाना महंगा पड़ रहा है तो बिकेगा भी ऑब्वियस महंगा, पास्ड ऑन एज अ हाई प्राइसेस, और ये जो कॉस्ट महंगी पड़ती है तो होता क्या है, रेट हाई हो जाएंगे ऑब्वियस है, ठीक है। की कॉजेस क्या है, वेज पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, लोगों ने मिलके, लेबरों ने मिलके ट्रेड यूनियन बना के, ट्रेड यूनियन पता है ना सबको कि आपस में सब मिल जाते हैं और मिलके प्रेशर डाला, मेरी दिहाड़ियां वेजेस बढ़ाओ, बढ़ानी पड़ी, कॉस्ट भी बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आया, पहला रीजन। दूसरा क्या हो सकता है, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, हो सकता है सेलर प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा हो तब भी महंगा करेगा। तीसरा होता है सप्लाई शॉक, सप्लाई शॉक क्या होता है, राइज इन ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल महंगा हो जाए, ये सप्लाई शॉक है, हर चीज तो पेट्रोल से चल रही है ना, हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है तो रेट महंगे होंगे ऑब्वियस है, आ रहा है समझ में।